8 नवंबर को विमुद्रीकरण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान के बाद देश में लगातार ये चर्चा चलती रही है कि इस कदम से कितना काला धन पकड़ में आएगा। अब जबकि विमुद्रीकरण के 50 दिन के बाद लगभग सारी नकदी बैंकों में जमा हो चुकी है, तो आयकर विभाग की नजर बैंकों में जमा करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए पर है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वो पैसा है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है, यानी ये 3 से 4 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी हो सकता है। और बड़ा सवाल आज यही है कि ये जो 2 से 3 लाख करोड़ रुपया है, क्या ये ब्लैक मनी हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो ये विमुद्रीकरण का एक कह सकते हैं कि बड़ा नतीजा होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में अशोक कुमार भट्टाचार्य जी मौजूद हैं, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर है बिजनेस स्टैंडर्ड के। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टाचार्य जी। जाहिर तौर पर जिस तरह से बैंकों में पैसा जमा होने की खबर आ रही थी और लगातार ये हो रहा था कि शायद जितनी नकदी है उसकी उतनी मार्केट में उतना ही करीब करीब पैसा पहुंच गया है। अब ये खबर आना कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको एक संदर्भ में देखना चाहिए। अगर आप याद करें, डिमोनेटाइजेशन डिसीजन लेने के कुछ दिन बाद ये जो किस्सा जो है, ये जो इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया था जी। उस समय गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल मिस्टर मुकुल रोहतगी ने ये एक इंडिकेशन दिया था कि शायद 4 से 5 लाख करोड़ रुपए वापस न आए। और उनका ये था कि मानना था कि 4-5 लाख करोड़ का प्रोबेबली यही राशि है जो अनअकाउंटेड मनी है, वो ब्लैक मनी है। अगर आप देखें 50 दिन में क्या हुआ है, जो देश की जो आम जनता जो है वो काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी सिस्टम्स को उन्होंने इस्तेमाल किया है। गलत इस्तेमाल या ठीक इस्तेमाल वो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगी। उससे क्या हुआ है कि करीबन 15.44 लाख करोड़ के जो 500,000 रुपए की जो नगद कैश थी सिस्टम में, उसमें से करीबन अगर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से मानी जाए तो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ वापस आ गए। तो बहुत ही कम जो संख्या जो है 44,000 करोड़ या 50,000 करोड़ वो आपको मान सकते हैं वो वापस नहीं आई और वो उनका एक्सटिंग्विशन हो जाएगा, उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो इस संदर्भ में सरकार ने नेचुरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक उनके पास डेटा तो फुल है। अगर आपके रिपोर्टर की बात माननी पड़ेगी तो सारे चीज़ जो हैं बैंकिंग सिस्टम डिजिटाइज्ड हैं, तो डेटा को मिलना, उनको मिलाना, उसको टैली करना मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये द होल थिंग कैन बी डन डिजिटाइज्ड मैनर एंड द CBDT या इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्लियरली इस जो अगर वो कह रहे हैं कि 3 से 4 लाख करोड़ जो हैं वो रुपए काफ़ी ज़्यादा अकाउंट आए हैं बैंकों में अकाउंट में, तो मुझे लगता है कि अगले एटलीस्ट 1 साल तक रिटर्न जो असेसमेंट काफ़ी लोग क्या करेंगे, वो असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के पहले ही वो डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से जो नया लॉ जो आ गया है वो उनको डिटर करेगी वो। तो मुझे लगता है कि ब्लैक मनी को उद्धार करने का जो पहले तो ब्लैक मनी उद्धार करेंगे, सरकार का मानना ये था कि पैसे वापस नहीं आएंगे। उसके बाद 2 हफ्ते बाद ये हुआ कि ब्लैक मनी उद्धार तो होगा, कितना होगा वो पूरी तरह से मालूम नहीं है, पर जोर है डिजिटाइजेशन के ऊपर कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, जिससे कि लोग डिजिटल ट्रांसपेरेंसी में आए, इकोनॉमी के पूरे आधार में आ जाए, इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाए। ये तीसरा चरण है मेरे ख्याल से। ये तीसरा चरण में हम ये देख रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक छानबीन की है और मुझे लगता है कि अगर काले धन के ऊपर ये अटैक है, ये बहुत ही सराहनीय वाली बात है। प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, दो बातें प्रधानमंत्री ने कहा था, तू डाल मैं पात, यानी कि जो जिस रास्ते पर जाया जा रहा है उस रास्ते पर नजर बनी हुई है। और वित्त मंत्री ने अभी, अरुण जेटली जी ने एक महत्वपूर्ण जो ब्लॉग लिखा था, उन्होंने कहा कि बैंकों में जमा होने से पैसे का रंग नहीं बदल जाता। सही बात है, एकदम सही बात है। और मुझे ये लगता है कि अगर ये अटैक, ये प्रहार अगर काले धन के ऊपर होता है तो ये तो एक सराहनीय बात है। और मैं जैसे पहले का मेरा मानना है कि इस डिसीजन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा और उससे ज़्यादा पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि क्लियरली ये सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सब एक काले धन को एक ऐसा एक इशू बन गया है इस देश में को वो पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली बहुत ही इमोटिव इशू है। बड़ा एक दिलचस्प जो पूरे आंकड़े के इसमें विस्तार देखेंगे भट्टाचार्य जी,
80,000 करोड़ रुपए जो लोन है लोगों ने फटाफट चुका दिया, और जाहिर तौर पर ये पुरानी करेंसी में चुकाएगा। लोगों को लगा ये एक मौका है, तो शायद बहुत सारा पैसा जो ऐसा जो शायद वापस नहीं आता वो सिर्फ लोन नहीं है। अगर आप देखें कि जो एमसीडी के जो सारे जो म्यूनिसिपैलिटी के देश भर में जो हाउसिंग टैक्स जो है वो टैक्स पे हो गए हैं। दिल्ली मेट्रो में जो कार्ड जो हैं, कार्ड की जो डिपॉजिट राशि होती है वो अचानक बहुत बढ़ गई है इन 50 दिनों में। तो लोगों ने बहुत तरीके अपनाए हैं जिससे कि उनके जो सोच रहे हैं कि भाई किस तरह से हम 500,000 रुपए की नोटबंदी से बच सकें। हम ये नहीं कह सकते हैं कौन कालाधन बचा रहा था और कौन एक सहूलियत देख रहा था, पर इस वक्त तो ये क्लियर साफ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डाटा है, और ये अगर आपके रिपोर्ट ने जो डेटा दिया है वो डेटा मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है सरकार को ट्रेस करना, क्योंकि ये सारे डिजिटलाइज ट्रांजैक्शंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनमें जो 25,000 करोड़ रुपए ऐसे खातों में आया जो कि काम ही नहीं कर रहे थे, तो इसको कैसे देखेंगे आप? मुझे लग रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ी एक चेतावनी देनी चाहिए देश के आम जनता के ऊपर, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ना चले खाते हैं, बैंक के खाते। बहुत लोग क्या करते हैं, एक बैंक का अकाउंट खोल लिया, खोलने के बाद भूल भी जाते हैं, एड्रेस प्रूफ देने के लिए काम आता है। नाउ मुझे लगता है कि सरकार को ये इस टाइम में एक चेतावनी देनी है कि भाई अपने जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं तो उसमें जाकर देख लो भाई, इनकम टैक्स आपके ऊपर भी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ये पॉइंट जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, तो आम जनता को सजग और सचेतन होना है इसके बारे में कि उनकी जो अकाउंट का दुरुपयोग हो सकता है, और मुझे लगता है कि कोई जगह में दुरुपयोग हुआ है, और उसके लिए जनता को एकदम सामने आना है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो काले धन के अगेंस्ट में लड़ाई है। और मुझे लगता है कि व्हाटएवर जो भी आप डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में हो विपक्ष में हो, अगर कोई सरकार काले धन के ऊपर लड़ाई करती है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई ऐसा विरोध करने की स्थिति में होगी नहीं। राजनीति ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों का भी आंकड़ा करीब आया 13,000 करोड़, ग्रामीण बैंकों में, सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए। ये आपको याद होगा कि शुरू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो अर्बन कोऑपरेटिव या रूरल कोऑपरेटिव बैंक है उनको मना किया था, उनको कैश नहीं जा रहा था। क्योंकि सरकार नहीं, कैश भी नहीं, उनको मना कर दिया था कि उनके 500,000 रुपए जमा नहीं करेंगे, वो आरबीआई में नहीं है, क्योंकि हमारी जो रेगुलेटरी सिस्टम जो है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स की जो रेगुलेटर है वो आरबीआई नहीं है, वो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हर स्टेट में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ अनकंफर्टेबल लगा कि उसको हम क्यों करें, पर सरकार के काफ़ी डिमांड था, पॉलिटिकल डिमांड था, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है। और मुझे लगता है कि उसका एक छोटा नतीजा ये है कि आप जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स में इसमें इतने 45,000 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर अब जो है ट्रेल चल रही है, और शायद ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, खत्म नहीं होगी, लेकिन लंबी खेल है, लंबा खेल है, लंबी लड़ाई है, और बहुत कुछ इसमें सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टाचार्य जी आपका आने के लिए, शुक्रिया आपका।